बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा। Today we are going to discuss first lab of signal systems. So let's go first to the manual. So here is the first lab manual in front of you, and the objective of first manual in this is to be familiarized with the MATLAB. सबसे पहले आते हैं कि हम MATLAB को ही क्यों करें, क्योंकि हमारी जो सिग्नल और सिस्टम्स की ऑनवर जितनी भी लैब्स हैं, जो भी ऑपरेशन सिग्नल्स पे हम परफॉर्म करेंगे वो सारे MATLAB पे, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो कि मोस्ट ऑफ तकरीबन हर फील्ड में यूज़ हो रहा है इसका। तो इस वजह से पहला हमारा इस लैब में ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम MATLAB से फेमिलाइज हो जाएं कि MATLAब है क्या, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इसमें इनपुट्स कैसे दिए जाते हैं, आउटपुट कैसे लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से फेमिलाइज कराऊँगा और मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी साथ साथ दिखाता जाऊँगा MATLAB पे। ओके, जब हम MATLAB स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो विंडो उसका और सामने आता है व्यू, फ्रंट व्यू, वो ये है। इसमें पहला ये जो एरिया है आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कमांड विंडो, जो कि यहाँ पे शो भी हुआ है। ये वर्क प्लेस है, इस पर हम जितने भी वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं वो यहाँ पर शो होते जा रहे हैं। साथ साथ ये हमारा फोल्डर है, हम कौन सा फोल्डर खोल के बैठे हैं, ये हमारा मैनुअल जो है, जहाँ पे टास्क बार है, जितना भी मेन्यू बार है, जहाँ जितने भी मेन्यू फंक्शन वगैरह हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप जितने भी ऑप्शन हैं उनसे फेमिलाइज होते जाएंगे। अच्छा, मैथलैब में एक जो इंटर की जाती हैं चीज़ें, एक तो प्रोग्रामिंग है मैथलैब की पूरी, जिस तरह C++ की प्रोग्रामिंग है, पूरा इसका सिंटैक्स वगैरह वो हम सीखते जाएंगे, वही हमारा यहाँ पे काम है। अब ये प्रोग्रामिंग दो तरीके से इसमें हम इंटर करते हैं। एक तो हम कमांड विंडो पे करते हैं, दूसरा हमारा है एडिटर विंडो, जो कि मैं इसके पे करूँगा तो आपके सामने आ जाएगा। ये आपकी है एडिटर विंडो, ये आपकी है कमांड विंडो। अब इन दोनों में हम कोड इंटर करते हैं। अब इन दोनों में उसमें डिफरेंस क्या है, तो उसको मैं पहले आपको डिफाइन करूँगा। यहाँ पर कमांड विंडो में हम जो भी एक लाइन इंटर जैसे ही इंटर करते हैं वो उसी टाइम एग्जीक्यूट होता है। इधर जितनी जो भी हम परफॉर्म एक्शन करते हैं वो लाइन बाय लाइन होता है। उसके बरक्स एडिटर विंडो में अलग है। एडिटर विंडो में क्या होता है, आप जितना भी कोड होगा है वो पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आप जब उसको रन करते हैं यहाँ से, फिर वो पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो उसका आपको एक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए, जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है 10, ऐसे रैंडमली जैसे मैंने एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया ये कमांड एग्जीक्यूट होके उसका आउटपुट मेरे सामने आ गया। इसके बरक्स यहाँ पर जो होता है वो अलग है। इसमें मैं फॉर सपोज यहाँ पर लिखता हूँ एक अगेन b=5, c=, देखो मैंने एंटर करने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब मैं कोई एक और फंक्शन लेता हूँ f=15। अब ये मैंने दो ऐसे रैंडमली वेरिएबल्स एंटर किए, हालांकि अभी तक एंटर करने के बावजूद भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुए। ये एग्जीक्यूट कब होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनको सेव करना है, तो पहले मैं इनको सेव करूँगा किसी नाम से। सो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ऐसे ही टेस्ट के नाम से। सो मैंने सेव कर दिया उसको। सेव करने के बाद ओके, ये सेव हो गया हमारा। इसको मैं जब मैं रन पे प्रेस करूँगा उसके बाद ये रन होगा, जो कि आउटपुट आपका कमांड विंडो पे आपको उसका नज़र आएगा। ओके, अच्छा, जब फर्स्ट टाइम हम मैटलैब कोई प्रोग्राम चला रहे होंगे तो उसमें ये होता है कि हमारा वो पाथ डिफाइन नहीं होता, या वो जो फोल्डर जनरेट नहीं हुआ, तो उसको हम कर देंगे, या चेंज फोल्डर कर दें जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपका टेस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, उसमें मैंने ये जो दो फंक्शन वेरिएबल रखे थे वो एग्जीक्यूट हो गए, रिजल्ट आ गए। अच्छा,
एडिटर विंडो इज जस्ट लाइक जिस तरह आप C++ में हम किसी भी पूरा प्रोग्राम को किसी एक इन्वायरमेंट में प्रोग्राम लिख देते हैं, उसका आउटपुट हमें जो डार्क विंडो में आ रहा होता है, जो ब्लैक में आता है। यहाँ पर इसके क्या होता है कि जो भी हम फंक्शन या वेरिएबल्स लिखते हैं उन सब का आउटपुट आपके पास कमांड विंडो में आ रहा होगा, जो जैसे आपके सामने एक टेस्ट मैंने करके दिखा दिया। तो ये हो गया कमांड विंडो और एडिटर विंडो का डिफरेंस। सो लेट्स गो टू द मैनुअल स्टार्ट लैब। तो ये है हमारा मैनुअल जो के साथ पैरेलल चला रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें मैटलैब से फेमिलाइज होना है, इसके कमांड्स और सबसे पहले आते हैं कि मैटलैब शॉर्ट फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। इसके जितना भी फंक्शंस वगैरह जो इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो सारे बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स है। जितने भी फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं, जो भी इसमें प्रोग्राम्स बने हुए हैं, सब इंटरनली एक मैट्रिक्स से इसको बुनियाद बनाया हुआ है, इसका बेस्ट मैट्रिक्स है। तो इस वजह से इसका नाम मैट्रिक्स लेबोरेटरी है। हालांकि ये फंक्शंस दूसरे भी आपके ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैटलैब में आप जो क्या कहते हैं मैट्रिक्स ही परफॉर्म करेंगे, इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह जो जैसे जैसे आप आगे आएंगे इंशाल्लाह तो आप इससे फेमिलाइज होते जाएंगे, तो वो सारे फंक्शन प्लॉट वगैरह भी होता है, मगर बेसिक जो प्रिंसिपल है इसका वर्किंग वो मैट्रिक्स बेस है। सो पहले आते हैं हम, जब मैट्रिक्स ही बेस है तो हमें पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास एक डेटा होती है जो बनी होती है, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे मैट्रिक्स को इंटर कैसे करते हैं। मैं मोस्टली काम यहाँ पे कमांड विंडो पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एक कमांड एग्जीक्यूट करके यहाँ पे दिखाता जा रहा हूँ, मगर वो जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमांड विंडो में, वो सारा काम आपका एडिटर विंडो में इजीली हो सकता है और आप सारा काम परफॉर्म कर सकते हैं। पहले आते हैं, हमारे पास है मैट्रिक्स। ये आपके सामने ऐसे रैंडमली बना हुआ वेक्टर, जिसको हम कहते हैं रो वेक्टर। रो वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, एक रो है, जिसमें एक रो होती है उसको हम उसको रो वेक्टर कहते हैं। जिसमें आपके पास एक कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, और जो हमारे पास ये होते हैं एक रो या कॉलम होते हैं उसको हम वेक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वी दिया हुआ है ये कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैं अगेन ए को फॉलो करूँगा, तो मैं इंटर कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू, अच्छा ये ब्रैकेट का मतलब है कि हम इस जो रो आपके मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स हमें पूरे इस मैट्रिक्स के अंदर इस ब्रैकेट जो ब्रैकेट में लिखना है। अब मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ 2 4 6 8। ओके, जैसे मैंने लिखा इंटर किया ये एग्जीक्यूट हो गया। ये इसका मतलब है अब हमारे पास ए में जो वैल्यूज सेव्ड हैं वो हमारे पास ये हैं। ठीक, सिमिलरली डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मैं एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ऐसे रैंडमली बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट हमारे पास आ गई 1 3 5 7। ऐसा ये मैं चार एलिमेंट्स तक रख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आप अपने हिसाब से जितनी भी रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब ए और बी मेरे दो वेक्टर्स सेट हो गए। क्लियर? ओके, अब इसमें हमें अभी एक वेक्टर को इंटर करने का आइडिया हो गया कि किस तरह करते हैं। मिसाल और आपको कहा जाए कि एक वेक्टर कोई भी वेक्टर आप इंटर करें मैटलैब में, उसको किसी वेरिएबल में सेव करवाएं, तो कैसे करते हैं। सिंपली उस वेरिएबल को कुछ भी नहीं करना, उस जो भी आप उसका नाम रखना चाह रहे हैं वो नाम लिखें, को इक्वल करें और ब्रैकेट दें, और ब्रैकेट में अंदर जो भी जितने एलिमेंट्स हैं वो लिख लें। फॉर सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि एक वेक्टर बनाओ 1 से लेके 100 तक। अब एक तो तरीका ये है जो मैंने अभी आपको पहला समझाया है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन में करते रहें 100 तक लिखें, तो बड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर
तो इस तरह की चीज़ों के लिए मैटलैब ने हमारे लिए बड़ी आसान की है। वो क्या कहता है, बजाय इसके इस तरह इतनी मेहनत करने के, वो कहता है कि आप 1 लिखा, कॉलन दो, कॉलन देने के बाद हमें जहाँ तक जाना है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 100 तक जाना है, ठीक है, तो वो इंटर किया तो उसने मुझे 1 से लेके 100 तक पूरा एक वेक्टर दे दिया। ये आपके सामने दें, 1 से लेके 100 तक दे दिया। फंक्शन कौन सा था हमारा, ये कॉलम। अब एक चीज़ आप नोट करेंगे यहाँ पे, ये देखो पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, मतलब ये है कि ये एक एक के डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं। फॉर सपोज आपको कहा जाए कि नहीं अब 1 से लेके 100 तक तो लिखो, मगर वो 1 2 3 नहीं हो, वो इस तरह हो 1 3 5 7, मतलब कि ऑड नंबर से। इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन मैटलैब ने हमें एक नई चीज़ यहाँ पे समझाई है या एक फंक्शनलिटी दी है। वो क्या है, पहले हमने क्या लिखा था 1 कॉलन जहाँ तक मुझे जाना है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा था 1 का स्टेप, इसको हम कहते हैं स्टेप साइज, मतलब 1 से लेके 2 तक अगले स्टेप पे जो जा रहा था वो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा था 1। अगर उसको आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी कहा 1 3, जो आपको मैं जो अभी बनाने के लिए कह रहा हूँ वो ये है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन टिल 100। तो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 फर्स्ट वैल्यू जहाँ से हमें स्टार्ट होना है, और मुझे जितने स्टेप साइज लेने हैं, अब आप नोट करेंगे तो 1 से लेके 3 तक डिफरेंस कितना है 2 का, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हमारे पास ऑड नंबर आ जाएंगे, तो जितना स्टेप साइज है तो वो हम लिखेंगे, फिर कॉलन लेके लास्ट वैल्यू जहाँ तक हमें जाना है वो वैल्यू लिखेंगे, तो आपके पास सामने आ जाएगी वो चीज़ जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो ये अगेन आपके सामने आ गया, अगर नोट करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 3 5 7। सिमिलरली हम ये काम कर सकते हैं और इवन नंबर्स के लिए भी, जिस तरह मैं आपको इसी पे कहूँ कि और इवन नंबर्स का बनाओ, तो इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होना है 2, अगेन स्टेप साइज कितनी है 2 और 100 तक जाना है, ठीक है, तो वही सेम काम हो जाएगा 2 4 6, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी यार कि 1 से लेके 5 का बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज होती है वो 1 होती है, अगर स्टेप साइज हमें अपनी मर्ज़ी से देना है तो वो भी। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जांपल समझाया हुआ है वो क्या है कि 10 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक एंड है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग स्टेप साइज है, तो इस वजह से हमारे पास उसको माइनस में वैल्यू लिखी हुई है कि 10 से -2 करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप 10 से 1 तक जाना चाह रहे हैं और स्टेप साइज जो है आप प्लस में दे दें तो वो एरर दे देगा और इशू करेगा। तो ये हमारा इनिशियल पहला काम क्या था, वेक्टर को इंटर करना। वेक्टर को जब भी इंटर करना होगा तो हमें इस ब्रैकेट्स में लिखना होगा, ठीक है। और जब हमें अच्छा उसके बाद हमें ये जो एडिशनल सपोर्टिंग फंक्शंस हैं कि कॉलन का क्या काम है कि हमें एक इनिशियल वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक जाना है, तो बस हमें सिर्फ बीच में कॉलन देना है, और स्टेप साइज में अपनी मर्ज़ी का रखना हो तो वो भी हम सेट कर दें, वो हमें 2 कॉलन यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें साथ साथ अभी एक चीज़ बता दूं, अब जिस तरह मोस्टली क्या होता है कि हमें अक्सर कुछ कमांड्स ना बार बार यूज़ करनी पड़ती हैं, रिपीट हो रही होती हैं, तो उनके लिए मैटलैब में आसानी क्या है, आप कर्सर है उस पर सिर्फ अप एरो, जो आपको यहाँ पे बताया हुआ ना अप एरो, जो कीबोर्ड में हमारे 4 एरो 4 बटन है ना, लेफ़्ट राइट अप डाउन, तो उसमें अप एरो का प्रेस करेंगे, लिस्ट पूरी खुल जाएगी जो अभी तक के आप लोगों ने फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं, जो भी कमांड्स आपने यूज़ की हुई हैं। तो देखो अभी मैंने कौन कौन सी कमांड यूज़ की हैं, टेस्ट प्रोग्राम वगैरह सारे आ गए। तो जो अगर मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, या मिसाल लो कभी कभी यूँ भी होता है कि आपने कोई कमांड इंटर की पूरी लंबी चौड़ी क्वेश्चन, उसमें कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अब दोबारा उसको आप एरर करेक्ट करना है तो आप उस पर सेट करके आप जहाँ पे भी जो करेक्शन करनी है वो करें। क्लियर? तो
अच्छा, दूसरा यहाँ पर है एक फंक्शन मैटलैब में। अब फंक्शन का क्या काम है, ये एक फंक्शन है, एक रैंडम फंक्शन। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये रैंडम फंक्शन क्या होता है, मैं एक वेरिएबल डी ऐसे कर रहा हूँ। रैंडम फंक्शन क्या होता है, कभी कुछ हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म करने होते हैं जिसमें हमें रैंडम वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो मैटलैब में इस तरह के कामों के लिए हमारे पास एक फंक्शन है रैंड, जो कि हमें रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे रहा होता है। ठीक है, अब मेरे पास अब आपके सामने सेम कमांड लिखी हुई है, इधर वैल्यू कुछ जो यहाँ पे मैनुअल में वो कुछ और है, अब देखेंगे तो कुछ और ही आएगी। देख रहे हैं, ये कुछ और ही आए। अच्छा, अच्छी रैंडम है क्योंकि नाम से ज़ाहिर है रैंडम है, तो अब हम दोबारा यही सेम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ और ही आपके पास आंसर आएंगे। ठीक है, 1 रो 3 कॉलम, ये 1, 3, इसको हम चेंज कर दें। मैं कहता हूँ नहीं, 1 रो में आपके पास हो और ये 5 वैल्यूज हैं, तो ये आपके सामने 5 कॉलम्स आ गए। अगर यही ठीक है, तो ये हमारे पास। अच्छा, ये वैल्यूज जो हमारे पास आती हैं रैंडम फंक्शन की, वो 0 और 1 के दरमियान ही होंगी। मतलब ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से, उनके दरमियान ये कोई भी रैंडम वैल्यूज हमें जनरेट करके दे रहा होगा। ये हमारा हो गया यहाँ। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है, ये डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर जो मैटलैब पे ऑपरेशंस या वेक्टर्स पे ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जिस तरह ये वी और डब्ल्यू पे एक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कौन से वेरिएबल डिफाइन किए हैं, वो ए और बी। अच्छा, अब मैंने पहले ए और बी वेक्टर्स ऑलरेडी सेव किए हुए हैं, तो उसको मुझे रिकॉल करवाना हो, क्या है, मैं सिर्फ उसका नाम लिख के एंटर करूँगा तो ये ए आ गया। ठीक है, बी लिख के एंटर करूँगा तो ये मेरे पास बी आ गया। मैं ए को दोबारा रीडिफाइन करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है और हमें जो ये जो चीज़ें ऐड करनी है समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाह रहा हूँ। वो है 2, 4, 6 और 8। ठीक है, एंटर कर दिया। अगर दोबारा मैं ए को रिकॉल करूँगा तो मेरे पास ये सामने सिर्फ जिसको रिकॉल करना है ए, एंटर किया। बी, मैं बी को रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ, बी करके एंटर किया, जो उसमें वैल्यू सेव होगी वो मेरे सामने आ जाएगी। अच्छा, जितने भी हम एक्शन परफॉर्म करते जा रहे होंगे वो इस कमांड विंडो पे आपके सामने सेव होते जा रहे हैं। ठीक, तो इसको मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ा समझ ज़्यादा बेहतर नज़र आए। ठीक, अब ये सारा स्क्रीन पे सेव आ रहा है। अब आप चाह रहे नहीं ये स्क्रीन तो थोड़ी साफ़ हो जाए, मैं नई न्यू एक्शंस परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो ये सारा मैथ्स क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम एक कमांड है CLC लेके एंटर करेंगे तो ये पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझो जिस तरह वाइट बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड पे एक टीचर लिखता है और उसको फिर डस्टर से उसको पूरा साफ़ कर देता है, ये साफ़ हो जाएगा। अगर एक चीज़ ध्यान में रहे, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं वो अभी भी वहीं पे होंगे, ऐसे नहीं है कि वो क्लियर हो गए होंगे। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल। अच्छा, इनको भी क्लियर करने का तरीका है वो मैं आपको आगे जैसे जैसे आएंगे उसको बताऊंगा। तो ये दो वेक्टर्स आगे यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहला है v ऑफ 2। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाने के लिए मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अच्छा, ये क्यों किया मैंने, इसके लिए देखें, ये इसलिए किया है कि ये मैंने क्यों किया है, जब भी हम कोई वेक्टर डिफाइन करते हैं तो हमने एक चीज़ पढ़ी होती है एरे के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। एरे में क्या होता है कि
ये जो चीज़ इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, जो उसमें अंदर जितने भी चीज़ें हम लिखते हैं डेटा, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो ये जो पहला एलिमेंट्स उसको हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतने हमारे हो गए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे ये एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट है ना उसको एक्सेस करना है। इसमें वैल्यू क्या है, फॉर सपोज आपने वेरिएबल, मैं इसको CLC, बल्कि CLC नहीं कर रहा, ये आपने चाह रहे हैं कि मेरा जो ए वेक्टर है इसमें सेकंड एलिमेंट कौन सा है जानने के लिए, या इस पर कोई और एक्शन परफॉर्म करने के लिए आप जानना चाह रहे हैं तो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए लिखा, छोटी ब्रैकेट लिखी मैंने, ये टू इसलिए लिखा, ये टू पोजीशन है एलिमेंट की, हालांकि उस एलिमेंट में मिलाते खुद 4 लिखा हुआ है, 4 उसकी वैल्यू है। तो मुझे जो भी जिस पोजीशन का भी एलिमेंट उस वेक्टर में चाहिए वो मैं लिखूंगा। मुझे सेकंड चाहिए जो कि ये दिया हुआ है, तो मैं इंटर करूंगा, आपके सामने आ जाएगा कि उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसमें एडिशनली मैं बता देता हूँ, फॉर सपोज मैं चाह रहा हूँ ये सेकंड एलिमेंट है ना, इसको 4 की जगह 10 आ जाए, तो क्या करना है, अगेन एरो की कमांड में ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, ये आ गया एड सेकंड पोजीशन छोटी ब्रैकेट में एक साथ लिखा है, मैंने इंटर किया, इंटर करके मैंने 10 कर दिया। देखा, ये सेकंड पोजीशन है, और सेकंड पोजीशन पे मेरे पास, ये देखो सेकंड पोजीशन पे मेरे पास 10 आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, कि किसी भी वेक्टर या जो मैट्रिक्स हो उसमें जिस भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना हो, उसको रिप्लेस करना हो, उसमें करेक्शन करनी हो, तो वो सिर्फ आप उस एलिमेंट की पोजीशन लिखेंगे तो आपके पास वो एलिमेंट अवेलेबल है। उसके बाद जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना है इस पर आप कर सकते हैं। ओके, तो अब क्लियर करके मैं सेकंड, आपके पास जो ऑप्शन है ये है सम करना, बहुत सिंपल सा है। मैं सम, फॉर सपोज दोनों वेक्टर को सम करके हमें तीसरे वेक्टर में सेव करना है। मैं h इक्वल टू, अगेन मैं ए को कॉल करवा रहा हूँ, बी को कॉल करवा रहा हूँ, और उन दोनों को सम कर रहा हूँ। ए इक्वल टू, बहुत क्या करना, सिंपली ए प्लस बी, तो ये दोनों का सम हो गया। सम किस तरह होता है, सेम जो आपके पास मैट्रिक्स का मेथड है सम करने का, एलिमेंट बाय एलिमेंट, 1 प्लस 2 3 हो गया, 10 प्लस 3 13 16 11, और ये हो गया। अच्छा, ये सेम तरीका हमारे पास डिफरेंस के लिए भी है। अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, जे इज इक्वल टू ए माइनस बी कर देता हूँ, तो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे है जो आपके पास ये थर्ड डी के फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये इसका काम क्या है, इसका बहुत सिंपल सा काम है। ये क्या करता है कि समझोगे दोनों को एक दूसरे का अपेंड कर दे। अपेंड का मतलब ये है कि ये 2 10 6 8 है ना, इसके आगे फिर बी के एलिमेंट शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह समझो कि चेन बनाते हैं ना, दो चीज़ें हों तो एक के पीछे दूसरी चीज़ लगा देते हैं, तो एक हिसाब से ये चेन बन जाती है। उसका तरीका क्या होता है, आप इनको करें, बड़ी ब्रैकेट में क्या करना है, पहला मैंने चाहा कि ए की वैल्यूज़ आएँ, फिर उसके बाद बी की वैल्यूज़ आएँ। तो ये आपके सामने देख रहे हैं, ये पहले ए की वैल्यू आ गई, उसके बाद बी की वैल्यू। सिमिलरली आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बी टू है। अच्छा, ये सब अभी हम फेमिलाइज हो रहे हैं मैटलैब की जो ऑप्शंस हैं, ये कैसे यूज़ होगा। जैसे जैसे हम आप लेब्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि ये कमांड्स किस तरह यूज़फुल हैं हमारे लिए। अच्छा, तो अभी एक और है, अफार सपोज ये जो रैले बहुत बढ़ गया है, मगर आप चाह रहे थे, पहले हमने देखा था कि सिर्फ एक एलिमेंट हम एक्सेस कर रहे थे यहाँ पर, जो कि अभी एलिमेंट नंबर 2 हम एक्सेस कर रहे थे। अब तो यहाँ पे बात बहुत बढ़ गई है, अब आप चाह रहे नहीं, मुझे एलिमेंट 2 नहीं, 2 से लेके 6 तक जितने भी एलिमेंट है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब ये ना फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8, अब इसमें मुझे क्या करना होगा, जहाँ से लेके मैंने चाहा कि 2 से लेके 6 तक चाहिए, तो आपने 2, 6
इस पोजिशन 2 और 6 पे जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। 2 और 6 में कौन से हैं, ये 2 3 4 5 6 ये, तो ये मेरे सामने आ जाने चाहिए। तो लेट्स सी आगे। पहले हमने सिर्फ एक एलिमेंट, अब हम एक एलिमेंट नहीं, हम कह रहे हैं कि एक पूरा सेपरेट सेक्शन जो है उसमें से हमें रिसीव करना है, तो वो हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स में एक बड़ी फेमस चीज़ है ट्रांसपोज, रोज़ को कॉलम, कॉलम को रोज़ करना में। तो ट्रांसपोज का करने का क्या तरीका है कि हमें जिस एलिमेंट जिस भी वेक्टर को ट्रांसपोज करना वो ट्रांसपोज लिख के, और वो वेक्टर का लिख के फंक्शन, ये हमारे पास है मतलब एपोस्ट्रोफी, तो इस पर हमने इंटर किया, रोज़ को कॉलम में कर दिया। सिमिलरली ए बी को मैं भी करूँगा, तो ये भी वो सारे रोज़ से कॉलम। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं दोबारा इनको कॉलम से रो करना चाहूँ, अगेन वही सेम फंक्शन अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास वो आ जाएंगे। तो ये मेरे पास बी का आ गया। क्लियर? एक सवाल आता है कि मैंने तो मैट्रिक्स इंटर सिर्फ एक वेक्टर इंटर किया था, रो वेक्टर, वो तो मैंने इस तरह कर दिया। अगर मुझे डायरेक्टली वेक्टर ऐड करना हो इन कॉलम, तो मैं कैसे करूँगा? तो या मल्टीपल, मुझे एक पूरा मैट्रिक्स इंटर करना हो तो उसका क्या तरीका है? मैं सबसे स्टार्ट करता हूँ 2x2 मैट्रिक्स से। तो एक A इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स का मैं एक 1 स्पेस 3, ये पहली रो थी मेरी। अब यहाँ पे मेरी पहली रो ख़त्म हुई, तो जहाँ पे मेरी रो ख़त्म होती है वहाँ पे मैं सेमी कॉलम दे दूँगा, उसके बाद दूसरी रो स्टार्ट कर दूँगा। ये तरीका होता है एक मैट्रिक्स को एंटर करने का। अब इस तरह जितने भी रोज़ होती जाएंगी मिसाल और उतने आप लिखते जाएंगे, कॉलम दिया, सेमी कॉलम दिया, और उसके बाद नेक्स्ट रो, फिर सेमी कॉलम, फिर नेक्स्ट रो। तो ये जो तरीका है, इस तरह देखा 1 और 3 पहली रो, सेकंड रो। और सिमिलरली हम एक वेक्टर अगर कॉलम वेक्टर को एंटर करना हो, वो यही है। कॉलम वेक्टर में क्या होता है, आपके पास एक कॉलम होता है, मल्टीपल रोज होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि रोज इंटर करने का तरीका हो तो ये कि पहला एलिमेंट सेमी कॉलम, सेकेंड एलिमेंट सेमी कॉलम, थर्ड एलिमेंट सेमी कॉलम, फोर्थ एलिमेंट जहाँ भी ख़त्म हो गया वहाँ पे एंड। तो ये आपके पास डायरेक्टली इंटर हो गया रो वेक्टर, सॉरी कॉलम वेक्टर। इसको हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास वो आ गया। ये हमने अभी इंटर करके देख लिया कि किस तरह इंटर करते हैं, हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है, जिसमें हम मज़ीद और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमने पहला ऑप्शन वही ट्रांसपोज का हमने करके देख लिया, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। अभी तक हमने सम और डिफरेंस तो किया था, मगर अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना हो, क्योंकि वेक्टर्स यहाँ पे हम अभी कह रहे हैं कि वो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस का जो रूल है मल्टीप्लिकेशन का, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, जो रूल है वो सेटिस्फाई होना चाहिए लाजमी, उसके बगैर तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगी। अगर वो हमारा ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं तो हम उनको बाद में आप परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब तो पहला हमारा मैट्रिक्स है Z, दूसरा हमने जो B लिया था, तो दोनों हैं, लेट्स मल्टीप्लाई बोथ। तो मैं Z अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई हो गया, ये सेव हो किसी और वेरिएबल में, तो मैं इसको U में सेव करता हूँ। U इज इक्वल टू पहला हमारा कौन सा है, Z मल्टीप्लाई हमारे पास B है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके सामने मल्टीप्लाई होके एक मैट्रिक्स आ गया Z इंटू B, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारे पास। अब ये हमारा एक है अगेन वही यही कि हम पहले अगर एक मैट्रिक्स इंटर कर रहे थे, वो कर रहे थे कि हम एलिमेंट डायरेक्टली लिख रहे थे, मगर अब फॉर सपोज एलिमेंट डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप अलग अलग वेरिएबल्स में एक रो मैट्रिक्स हैं, अब उनको कंबाइन करके एक पूरा मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं।
जिस तरह हमारे पास एक r इज इक्वल टू एक हम अगेन 1 3 5 7 एक है और b तो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स बनाऊँ, तो y इज इक्वल टू अगेन वही मैट्रिक्स का, तो पहली उसकी रो होनी चाहिए b, तो b कॉलन, और दूसरी उसकी रो होनी चाहिए मेरी r कॉलन। तो ये आपके पास वो आ गया। अच्छा, लकीली दोनों की वैल्यू सेम है, बाय चांस ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। अच्छा, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन रिवर्स भी हो सकती है, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a, मगर रूल सेम के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड वेक्टर, तो उसको सेटिस्फाई करके हम उसको परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली अगर अगेन हम एक साथ 3 फंक्शन कर रहे हैं, वो जो पहला ये वाला काम है अपेंड भी करें, साथ साथ इसको आप उसमें ट्रांसपोज भी कर रहे हैं, यहाँ ऐड करते हुए ट्रांसपोज कर रहे हैं। अब फॉर सपोज यहाँ पे एक z था हमारा, z प्लस मैं दूसरा r ले लेता हूँ और उसको साथ साथ ट्रांसपोज भी कर देता हूँ, तो ये एक साथ परफॉर्म होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी z हमारा कौन सा था, ये कॉलम वेक्टर था, कॉलम वेक्टर, और रो कौन सा, r कौन सा था, रो वेक्टर था। तो उनको एडिशन होने के लिए दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए थे, तो मैंने क्या किया, उसको ट्रांसपोज करके एक ही साथ उसको ऐड करवा दिया। अच्छा, इसमें एडिशनल जो न्यू चीज़ है वो ये है आपके लिए, z पहले हमने मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली जिस तरह नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है। अब यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आई हुई है डॉट, डॉट इसको हम कह लें डॉट मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंस है। अब वो किस तरह है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें, जैसे r इज इक्वल टू हमने r एक डिफाइन किया हुआ है और हमें b डिफाइन किया हुआ है, दोनों सेम है। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ डायरेक्टली तो ये नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों रो मैट्रिक्सेस हैं। रो मैट्रिक्सेस में या रो वेक्टर्स में क्या होता है कि ये दोनों इसके नंबर ऑफ जो उसका रूल है मल्टीप्लिकेशन का वो सेटिस्फाई नहीं होता, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो आपके सामने एरर आ गया। मगर इसको डॉट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसका पहला एलिमेंट सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका सेकंड एलिमेंट सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको हम कहते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के बजाय इसके जो मेथड होता है कि जो मैट्रिक्स का मेथड है उसमें इस तरह नहीं होता। वो पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड का, सेकंड रो से जो मेथड है पूरा, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली उसका एलिमेंट उस पोजीशन में जो एलिमेंट सेकंड में होता है सिर्फ उसी से ही मल्टीप्लाई होगा। तो इस फुल से जवाब क्या आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 25 49। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैं हो गया, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सिर्फ सेकंड से। और रो मल्टीप्लिकेशन वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है, तो ये सिर्फ एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। अच्छा, तो मज़ीद हम अभी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स का। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास जो हमने ए डिफाइन किया हुआ है, मैंने उसको रिकॉल करवाया है। अब मैट्रिक्स में एक चीज़ होती है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो वो एक वैसे लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, मगर इस मैटलैब की हेल्प से हमें क्या होता है कि जिस भी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स चाहिए, हमें वो मैट्रिक्स इंटर करेंगे। एक फंक्शन है इसका INV ब्रैकेट में, उस मैट्रिक्स का जिसमें भी हमने सेव करवाया, मैंने यहाँ पे A में सेव करवाया, वो एंटर करूँगा तो मुझे इसका इन्वर्स मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये इन्वर्स सेव हो जाए किसी एक नए वेरिएबल में, मैं n कर देता हूँ। n इज इक्वल टू, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ A। लेट्स सी, तो ये आपका इन्वर्स आपके सामने आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली एक और मैट्रिक्स हम डिफाइन कर लेते हैं, आगे हम डिफरेंट ऑप्शन परफॉर्म करने के लिए मैं करता हूँ b इज इक्वल टू एक कर लेता हूँ 10 9 कॉलम 8 7। ये मेरे सामने एक और मैट्रिक्स आ गया, एक A है, दूसरा B है और
ये दोनों मैट्रिक्स आ गए। अब डिफरेंट ऑप्शंस परफॉर्म करने हो तो अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगेन वही कि फॉर सपोज ए मल्टीप्लाई बाय करना हो बी, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्योंकि रूल्स सेटिस्फाई हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसके दोनों बराबर हैं तो रूल सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हमारे साथ मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ये इसका आंसर हो गया। अगर इसी मैट्रिक्स में मैं डॉट मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो आंसर अलग होगा, क्योंकि वो सिर्फ एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है। इसके पहला एलिमेंट सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा, इसका सेकंड एलिमेंट सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा। तो उस हिसाब से मैं एक एडिशनल आपको करवा देता हूँ। देखें इस दोनों का आंसर अलग अलग है, तो इससे आइडिया हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो अब मल्टीप्लिकेशन हो गई। अच्छा, एक है हमारे पास अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक फेमस आइडेंटिटी हम किस क्या कहते हैं कि जिस तरह ज़ीरो सबमिशन की आइडेंटिटी ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब क्या है कि हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो सेम ही नंबर हमें मिलेगा। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है कि अगर किसी भी नंबर के साथ हम वन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप जवाब हमें वही मिलेगा जो एक्चुअल नंबर होगा। तो मैट्रिक्स में भी इस तरह हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके साथ हम अगर करवाएंगे तो वो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा। अब उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें यहाँ पे जनरेट करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं आई एक फंक्शन है वो लिखेंगे, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिखता हूँ यहाँ पे, और आई लिख के यहाँ पर जितने भी उस कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम है रोज, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसके एलिमेंट सेम होते हैं नंबर रोज और कॉलम, तो जितने भी हमें चाहिए हो उस हिसाब से, मैं 2 चाहिए 2 का आपके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये सिमिलरली आप जितना भी चाहें कर सकते हैं। तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा, तो उसको हमें अचीव कर लिया। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिशन, अच्छा ये जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है इसमें क्या है कि अगेन एक मिसाल और आपने मैट्रिक्स ए बनाया हुआ है, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर सपोज हमने लिया हुआ है वो के 5/5 का है। अब ए तो 2/2 का है, अब आप चाह रहे हैं कि ए को मल्टीप्लाई भी करवाएं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, मगर साथ ही साथ क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, मगर इसमें सिर्फ मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये पोर्शन जो है ना, अब ये तो आइडेंटिटी है हर जगह सेम ही होगा, मगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप सिर्फ ये जो 2 एलिमेंट ये और ये यहाँ तक का सेक्शन जो है ये अगर इसको तो इससे मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, अगेन वही जो हमने पहले किया था कि हमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई करवाना। तो हम इसको अलग सेपरेट करेंगे, कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो ये है हमारा मैट्रिक्स। अब देखो मैंने ए को मल्टीप्लाई करवाया है आई से, आई में से कौन से एलिमेंट चाहिए मुझे, मैंने कहा कि रो भी 1 से लेकर 2 तक लो, जो 1 से लेकर 2 तक लेंगे, कामा कॉलम भी कितने हो 1 से लेकर 2 तक हो, 1 से लेकर 2, तो इसका मतलब है ये सिर्फ हमें मुझे सेक्शन तो हमें ये मिल गया। तो ये इस तरह हमें अलग होगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाओ ए से। अब ऑलरेडी मैंने आइडेंटिटी लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो कि आपका मीन्स उससे मल्टीप्लाई हो तो हमें वही एक्चुअल मैट्रिक्स मिले। तो एक्चुअल मैट्रिक्स मेरा ए है जो कि ये है, उससे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर अगेन वही आंसर आ गया। तो ये समझाने के लिए किस तरह करते हैं, ये जो कमांड मैंने एक साथ यूज़ की हुई है, इसको मैं अलग करना अगर करके दिखाऊँ आपको तो आप इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 1 2 1 2 कॉलन 2, ये अलग हो गया। ठीक है, अब इसी रो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं दोबारा फंक्शन क्या आपको चाहिए सिर्फ, अब ए है ना, मैं ए में कहता हूँ सिर्फ मुझे एलिमेंट चाहिए सेकंड रो का, सेकंड रो पे जो सेकंड
कॉलम में एलिमेंट है ना वो चाहिए, वो 4 है मेरा, यहाँ पर ये जो 4 है तो वो मिल गया, इसकी भी 2 by 2 पोजीशन है। सेकंड रो, फर्स्ट पहली रोज होती है, फिर कॉलम, सेकंड रो, फिर सेकंड रो, और ये सेकंड कॉलम। ठीक है, अच्छा तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई यूज़ करते हैं और एक फंक्शन आपके सामने है। अब ये है एक एलिमेंट, अब आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 5 by 5 आएगा, आप कहते हैं कि सिर्फ उसका जो रोज सारी आ जाए, कॉलम पहला हो। अब इसको किस तरह, इसको मैं एक अलग मैट्रिक्स बनाता हूँ, उससे बेहतर समझ में आएगा। मैं इसको y इज इक्वल टू ले लेता हूँ, एक है 1 3 5 7 और 2 4 6 8 1 2 3 4। अच्छा स्पेस देना लाजमी है, ऐसे अगर स्पेस नहीं देंगे तो वो एलिमेंट एक ही काउंट होगा। अगर 3 स्पेस 4 नहीं किया तो ये 3 और 4 अलग अलग नहीं होगा, ये 34 एक एलिमेंट काउंट कर देगा। तो सिमिलरली मैं 5 5 4 6 ये आपके पास। अब आप इसमें चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके पास ये जो सारे रोज में ये चीज़ सिर्फ आ जाए, जिसको मैं अगर हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये चीज़ करने के लिए हमारे पास मैटलैब में क्या होता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सा है, वाई है, कॉलन दे देंगे सिंपल। कॉलन का मतलब है कि सारी रोज आ जाएं, मगर जो आपके पास कॉलम हो सिर्फ एक हो, क्योंकि पहला जो एलिमेंट होता है, पहली जो चीज़ होती है वो होती है रो की। तो रो मैंने कहा कि सारी हो, मगर इसमें जो कॉलम हो वो सिर्फ फर्स्ट हो। तो ये करके देखेंगे, हमारे पास सामने वो आ गया। अब सिमिलरली आप इसको इस तरह भी रिवर्स भी कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, मेरे पास रो फर्स्ट हो, उसमें सारे कॉलम हो, जिस तरह ये वाली चीज़ बन जाएगी कि देखो ये रो फर्स्ट है मगर कॉलम इसमें सारे हैं, मुझे मीन्स एक ही रो चाहिए, कॉलम ये आपके सामने आ गया।